Knowledge conquers all. तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू केजीआई एनसीईआरटी। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपना सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है ये। अच्छा, अभी अभी आप लोगों ने 10th कंप्लीट करी होगी अपनी अपनी, तो ये सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ही बचा है। रियलिटी में क्या है, ये वाले चैप्टर में बहुत कुछ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक सिंपल इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ स्टार्टिंग में, जैसे व्हाट इज लाइक, यहाँ पर देखें ग्रोथ, डिफाइनिंग फीचर्स एंड लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस हो गए। ये सारी चीजें, कौन से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग के, ये सब कुछ कर चुका है आपके सिलेबस से। अगर मैं और आगे की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये टेक्सोनॉमिक कीज कट चुकी हैं आपकी, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स। तो इतने अच्छे नॉर्मल साइज चैप्टर को इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे अपना। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड समझने से पहले हम समझते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ें तो क्या बनेगा, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या, बायो मीन्स लिविंग, एंड लॉजी मतलब टू स्टडी। तो यानी बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, लिविंग चीजों की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले चैप्टर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमसे क्या पूछा है, वो ये पूछा है कि व्हाट इज लिविंग, डेफिनेशन। अच्छा, अगर आप अपने आप एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या है लिविंग, तो दो तरीके हो सकते हैं। तो फिलोसफिकल मेथड हो सकता है कि भाई हमारा इस धरती पे पर्पस क्या है, जो कि मतलब वही साधु संत लोग जो होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, उन सब में इस चीज का जवाब मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म्स में, क्योंकि आप में साइंटिस्ट की तरह काम करेंगे, तो एक साइंटिस्ट की नजर से अगर देखा जाए तो लिविंग क्या है वो हम कहाँ यहाँ पर पढ़ने वाले। अच्छा, अगर सिंपल हम बात करना चाहें लिविंग और नॉन लिविंग में आप क्या क्या डिफरेंसेस बता सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप सोच लीजिए। अगर मैं बताना चाहूं तो क्या होगा, लिविंग चीज ग्रो कर सकती है, हाँ कर सकती है। क्या नॉन लिविंग चीज ग्रो कर सकती है, आपका क्या आंसर होगा, नहीं कर सकती सर, रखे रखे टेबल थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज लें ग्रोथ के, यानी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ग्रोथ तो हो रही है, एबायोटिक चीजों की भी हो रही है। लेकिन लिविंग चीजों की जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ, बोन्स का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आए होते हैं। लेकिन टेबल के अंदर तो कोई हार्मोन्स नहीं है, या किसी चेयर या दीवार के अंदर तो कोई हार्मोन्स नहीं है, तो वहां कैसे ग्रोथ हो रही है, वो होती है हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके ऊपर क्या डिब्री आके जमा होने लगती है, पत्थरों का जब जुड़ने लगते हैं पत्थर, तो उससे क्या होता है, उनका वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है या थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। तो अगर उसको हम ग्रोथ बोलने लगे तो इस तरह से पत्थर भी हमारा क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो पत्थर क्या है, लिविंग नहीं है। तो वही हम अलग अलग पैरामीटर्स पे अपने लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सारे के सारे आपको फैक्टर्स दे रखे, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये पहले हमारी एनसीईआरटी में था, अब वो चेंज हो चुका है। तो अगर हम एक बार देखें तो क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, दो चेयर को साथ रखा, अगले दिन आके छोटी सी टेबल ही बन जाएगी कि मतलब दो चेयर साथ रखी थी, एक छोटी सी टेबल मिल गई आपको फ्री में। वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें मेटाबॉलिज्म भी अच्छा खासा पार्ट एक्यूमुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को हम बोलते हैं। यानी जैसे बॉडी में कितने सारे रिएक्शन चल रहे हैं, तभी तो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो बस वही सब क्या है हमारा मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या, सेल स्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस से क्या कहना चाह रहे हैं, जब आपको देखो, मान लो आप ऐसे खड़े हो, कोई आपको पीछे से घूर रहा है, आपको एहसास हो जाता है, ये आपकी छठी सेंस नहीं है, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अपने सराउंडिंग के बारे में पता होना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। जब आपको अपने खुद के बारे में पता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आप क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है और आसपास की चीजों को लेके कॉन्शियस है। लेकिन अगर एक चलती मुर्गी है तो उसको ये नहीं पता कि वो एक एग्जिस्ट करती है धरती पे, बस उसको ये पता है खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना और मर जाना। ठीक है, और अपने सराउंडिंग्स का कि अगर मैं उसके पीछे भाग रहा हूं तो उसको पता है मुझे जिंदा बचना करके, वो उसकी कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। वो सिर्फ किसके अंदर ट्रेट पाई जाती है,
ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। तभी हम लोग इतने एडवांस है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, है ना, हमारी एडवांसमेंट्स की वजह से। तो ये सारे वही नॉन रिप्रोडक्शन डायनामिक्स और हो गया, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या ये डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है, डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है? तो रिप्रोडक्शन हर बार डिफाइनिंग फैक्टर हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि खच्चर, आपने सुना होगा, घोड़ा और गधे का मिक्सचर वो खच्चर होता है जिसे हम म्यूल भी बोलते हैं ना, तो म्यूल्स तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या हम म्यूल्स को क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग हो गया? कुछ ऐसे कपल्स होते हैं हमारी सोसाइटीज में भी, ऐसे कपल्स होते हैं, वो लोग जो कपल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने आईवीएफ का सहारा लेते हैं, अलग अलग सहारा, तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? तो रिप्रोडक्शन को एज अ बेसिस ऑफ लिविंग हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, ये तो जस्ट मैं आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सारे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग सेल, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो चीज है नॉन लिविंग, जैसे टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, इन सब के अंदर क्या सेल मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे अंदर, आपके अंदर और जो भी आपके आसपास लिविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपकी मम्मी पापा, अगर आपका कोई पेट कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, तो सबके अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस मैंने आपको समझाई दिया, अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। कोई अगर स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी देखे तो बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना है हमको, ये सारी कहानियां। ठीक है, ये सारा पार्ट। अच्छा, हम लोग कहाँ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, यहां से हमारे जेन्युइनली चैप्टर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि हमने सीखा है शब्दों को तोड़ना, क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग हिस्से से देखेंगे। देखो, ठीक है, हम क्या देखेंगे, बायो प्लस डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स, जैसा मैंने बताया, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म। अच्छा, दुनिया में सिर्फ इंसान तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे, या दुनिया में सारे के सारे डॉग्स तो है नहीं, एक छोटे से एरिया के अंदर एक डॉग मिल जाएगा, एक कैट मिल जाएगी, चूहा, कॉकरोच, बहुत सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में ऑर्गेनिज्म आपको एक छोटे से सेक्शन ऑफ एरिया में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, बहुत डाइवर्सिटी है, एक टाइप के सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियाज ही नहीं है, सब के सब यूनिटी में रह रहे हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम, डाइवर्सिटी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अच्छा, हमारे बायोडाइवर्सिटी में हम लोग के पास एक नंबर आता है क्या, 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने में और होने में बहुत फर्क है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या, हम लोगों को वो ऑर्गेनिज्म मिला, हमने उसका नाम रखा, उसको कैरेक्टराइज किया, उसको अपने जो टेक्निक्स थी उनके बेसिस पे उसको किसी स्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर पुट कर दिया, तब जाके वो 1.8 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट हो, तो उन सब के अंदर क्या आता है 1.8 मिलियन। लेकिन रियलिटी में इससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनिज्म अभी भी अनडिस्कवर्ड है। और जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि एवोल्यूशन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहेगा। तो मान लो अगर मैंने इंडिया में स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ढूंढ लिए, कुछ समय बाद जब मैं वापस से उसी सेक्शन में ढूंढने आऊंगा तो वहां नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो जाएगी, जिनका नाम रखना जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से अलग है। इस वजह से हमेशा ही नंबर क्या करता रहेगा, लाइफ में इंक्रीज ही करता रहेगा, कभी नहीं घटने वाला। तो ये इसको भी आप एज ए करियर ऑप्शन ले सकते हैं, टैक्सोनॉमी को, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, अच्छा आपसे कोई सिंपली पूछे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस बताओ, सबसे पहले मुंह खोलते क्या बोलना है, सर फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी का डिफरेंस आता है। फाइलोजेनी का मतलब क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशन का मतलब तो पता ही होगा, छोटे से वो एक फोटो भी आती है, एक बंदर होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो जब हम किसी चीज को डिवाइड करने के लिए या फिर उसको किसी कैरेक्टराइज करने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमने फाइलोजेनी को यूज किया यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को यूज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स। लेकिन अगर उसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी और
एनाटॉमी और बहुत सारे अलग अलग फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हो गए, इन सब चीजों का अगर हमने कंसिडर किया तो क्या कहलाएगा वो? टैक्सोनॉमी। समझ आया सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी डिफरेंस? सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा? फाइलोजेनी का। बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम है। मॉर्फोलॉजिकल, हम लोग जो चीजों को जब आइडेंटिफाई करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी तौर से देख के समझते हैं। दूसरा एनाटॉमी, उनको अंदर अंदरूनी जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, उन सबको देख के। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे जो उनके माइन्यूट स्ट्रक्चर, जो उनके सेल के अंदर अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे कर सकते हैं।